Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We all in love, we always love in with function. आई नो गाइस, बहुत लंबा गैप लिया है मैंने इस चैनल पर और मेरा एक स्टोरी तो मैंने रुक रुक करके जाम लग लग करके धक्के मार करके उसको कंप्लीट किया है. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आप लोग मुझे बहुत सारी गाली देना चाहते होंगे. कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हो. आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई स्टोरी अगर बीच में अटक जाए और जो हमें पसंद आ रही हो वो, तो हमारा दिमाग ना पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और बहुत गुस्सा आता है ऑथर के ऊपर कि भाई अगर तुमको लिखना नहीं था, एक्सप्लेन नहीं करना था तो कोई बात नहीं, स्टार्ट ही नहीं करना था ना. आई नो, सो आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट. एंड अभी मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ एंड आई श्योरली गारंटी यू कि मैं डेली अपडेट करूँगी. ये स्टोरी वैसे भी छोटी सी है तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, तो मैं इसमें गैप वैसे भी नहीं दूँगी. तो आई होप कि आप लोग इसको पेशेंस के साथ सुन पाओगे. मैं पक्का इस बार अपडेट ज़रूर करूँगी. चलो तो फिर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज के स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. स्टोरी कुछ ऐसी है जिसमें हमारा प्यारा वांग जी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया है. वो बाय बर्थ गरीब नहीं था, बल्कि वो गरीब बन गया है, वो भी उसके अंकल आंटी और उनके 2 लालची बच्चों की वजह से, जिन्होंने उनके पूरे क्या कहो लान एम्पायर को बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया. विंग के फादर की डेथ सालों पहले हो गई थी जब वांग जी लगभग 10 साल का था. उस उम्र में विंग को इतनी समझ तो थी कि वो ये बता सके कि कौन क्या कर रहा है, पर उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि वो कुछ बोल सके. और उसे पता था कि उसके अंकल आंटी उसके पूरे बिजनेस को तबाह करने पर तुले हुए हैं. पानी की तरह पैसे वो लोग बहाए जा रहे थे और उसके डैड ने उसे अच्छे से बताया था कि अपने पैसों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि यूँ ही पानी की तरह बहाना चाहिए. उसके फादर ने उसे बहुत अच्छी सीख दी थी, पर क्या करे, गड़बड़ तो होनी थी और गड़बड़ हो चुकी थी. बेचारा हमारा प्यारा सा नन्हा सा वांग जी जो कुछ बोल भी नहीं सकता था, कुछ कर भी नहीं सकता था, बस चुपचाप सब कुछ होते हुए देख पा रहा था. उसे कुछ समझ में भी ज़्यादा नहीं आ रहा था, जितना आ रहा था उसमें वो अपनी मॉम को सब कुछ बता रहा था, पर उसकी मॉम भी क्या ही कर सकती हैं. उसके फादर की डेथ होने से पहले वांग जी का एक छोटा सा भाई भी हुआ जिसका नाम है लान सिचन. लान सिचन से वांग जी बहुत प्यार करता है, इतना जितना वो किसी और से नहीं करता है. अभी उसकी फैमिली में बस 3 ही लोग हैं, एक वांग जी, एक उसकी मॉम और एक उसका प्यारा नन्हा सा क्यूट सा ब्रदर लान सिचन, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है. वांग जी अभी टोटल 17 साल का हो चुका है और आज से लगभग 1 महीने बाद उसका बर्थडे है, जब वो 18 साल का हो जाएगा. और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है. इसके बाद उसका टूटा फूटा सा लान एम्पायर उसके हाथ में आ जाएगा और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब ये सब होता है और उसका लान एम्पायर उसके हाथ में आ जाएगा. जैसे ही वांग जी के हाथ में लान एम्पायर आएगा, वो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल लेगा और फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा. उसके फादर का सपना था कि वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बने और वो अपने फादर का इकलौता सपना ज़रूर पूरा करेगा. वांग जी इसी सोच में था और बहुत खुश भी था. पर होता है ना, जब हम खुश होते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बस ठीक होने वाला है, उसी पल सब कुछ जैसे बिगड़ जाता है. वही वांग जी के साथ होने वाला था. वांग जी जो अभी अपने घर पर था और अपने कॉलेज से लौट कर आया था, बस वो अपनी माँ के लिए खाना बनाने वाला था. उसकी मम्मा आजकल बहुत बीमार रहती है. जब वांग जी अपना खाना बनाता है और अपनी मॉम के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम हिल नहीं रही हैं. वांग जी उन्हें जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उनकी सांसें बहुत धीमी पड़ गई हैं, उनकी हार्ट बीट जैसे रुकने को हो गई है. जब वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है तो वो आंखें भी नहीं खुलती हैं. वांग जी तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देता है. जब एम्बुलेंस आती है तब वांग जी की मॉम लान ई को वो लोग लेकर जाते हैं. वांग जी जब जा रहा था तो उसका भाई बाहर खेल रहा था. वो भी वांग जी के पास जाता है और पूछता है, कक्का क्या हुआ है, मम्मा को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या मम्मा की तबीयत फिर से खराब हो गई है. वांग जी अपने आप को शांत करता है और कहता है, हाँ हो गई है, तुम एक काम करो, जाओ अंकल आंटी को बता दो कि मॉम की तबीयत खराब हो गई है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं. मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक है. वांग जी की बात पर लान सिचन तुरंत हाँ बोल देता है. सिचन वहाँ से दौड़ते दौड़ते चला जाता है अपने अंकल आंटी को ये बताने के लिए
कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब हो गई है। सिचेन जो काफ़ी मैच्योर इंसान है और वांग जी से बस कुछ ही साल छोटा है, जहाँ पर वांग जी जो कि अभी 18 साल का होने वाला है, वहीं पर सिचेन जो 12 साल का होने वाला है। उन दोनों के बीच में लगभग 6 से 5 साल का अंतर है, 5 से 6 साल का अंतर है। वांग जी जो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां जा कर के डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि इनका तुरंत ही ऑपरेशन होना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो जाएगा। और ये भी कोई तय नहीं है कि सर्जरी सही ही जाएगी, इसके चांसेस 30% है। वांग जी कोई भी रिस्क ले सकता है अपनी मॉम के लिए, वो अपने डैड को खो चुका है। वहाँ कुछ टाइम बाद उसके अंकल और आंटी भी आ जाते हैं। जब वांग जी उनसे मदद के लिए भीख मांगता है तो वो लोग साफ साफ बोल देते हैं कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो खुद तो वी फैमिली के पैसों पर, आई मीन लान फैमिली के पैसों पर पल रहे हैं, तो वो कैसे अब इतना पैसा ला सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। वांग जी निराश हो गया, वो बहुत दुखी था और आज उसे अपने पिता के वो कुछ कहे गए शब्द समझ आ रहे थे। बेटा, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, कभी भी कोई भी साथ नहीं देता। उस वक्त आपको अपने ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। आप किसी से भी मदद मांगने जाओ तो आपको उनका कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। यहाँ इस दुनिया में बिना कुछ ले ये कोई कुछ नहीं देता। वांग जी को वो सारी बातें अब समझ आ रही थी, बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। लालची लोगों से दूर रहने के लिए उसके पिता ने पहले ही कहा था। वांग जी जो वहाँ से निकल जाता है, वो कई जगह पर अपने दोस्तों को कॉल करता है, कई लोगों से पैसे के लिए भीख मांगता है, अपने रिश्तेदारों को कॉल करता है, उनसे बोलता है, अपने पिता के दोस्तों को कॉल करता है, उनसे वो बार बार यही बोल रहा था कि उसे कुछ पैसे चाहिए, बस 50,000 युआन की ही तो बात है, इतने पैसे उसे दे दे, वो धीरे धीरे करके सब लौटा देगा। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वांग जी बहुत निराश हो गया था, बहुत निराश। यहाँ से अब हम डायरेक्ट रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग जी जो एक कमरे में खुद को रेडी कर रहा है। वांग जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए हैं। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इतना घटिया काम उसे चुनना पड़ेगा। अगर उसके पिता उसे हेवन से देख रहे होंगे तो वो वांग जी को कभी माफ़ नहीं करेंगे ऐसा कुछ करने के लिए। पर अभी वांग जी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वांग जी अपने आप को एक आखिरी बार मिरर में देखता है, जिसमें वांग जी सच में बहुत सुंदर दिख रहा था। वांग जी ने एक लड़की की तरह मेकअप किया हुआ था, उसके नकली बाल लगाए हुए थे उसने, और वांग जी बहुत सुंदर दिख रहा था। वांग जी की आंखें हल्की सी फूल गई थी रोने की वजह से और लाल भी पड़ गई थी, पर अब वो दोबारा नहीं रो सकता वरना उसका मेकअप खराब हो जाएगा। वांग जी वहां से खड़ा होता है और सामने पड़े हुए एक कार्ड को देखता है, जिस कार्ड में जो कार्ड था वो एक रूम्स की कीज थी, जिसमें अब उसे जाना होगा और वहां जाकर उसे क्या क्या करना है वांग जी को पहले ही समझा दिया गया था। वांग जी वहां से उठता है, एक गहरी सांस लेता है और अपने आप से कहता है उस चाबी की तरफ देखते हुए, ये पहली और आखिरी बार है वांग जी, इसके बाद ऐसा कुछ करने के बारे में तुम सोचोगे भी नहीं। पहली और आखिरी बार, बस आखिरी बार, मॉम के लिए। वांग जी आखिरी बार अपनी आंखें बंद करता है, फिर खोलता है और बड़ी नज़ाकत से चलते हुए वो उस रूम की तरफ चला जाता है। कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली था और वांग जी को पता है ये उसी इंसान ने करवाया होगा जिसने वांग जी से ये काम करने के लिए कहा है, जिसने वांग जी को 50,000 युआन नहीं बल्कि टोटल 1 करोड़ युआन, इतना सारा पैसा उसे देने के लिए कहा है। इसलिए वांग जी बहुत हैरान भी था, लेकिन उसे ये काम करना होगा। उसे भले 50,000 युआन की ज़रूरत है, पर उसकी मॉम की सर्जरी के बाद भी उसे पैसे चाहिए होंगे। और दूसरी चीज़, उसके लिए पैसों से बढ़कर उसका भाई है, उसका भाई भी सिक्योरली अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। वांग जी ने बहुत कुछ सोच समझकर ये काम अपनाया है और इसलिए अब उसे पीछे देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता वांग जी के लिए। वांग जी आगे बढ़ते हुए जा रहा था और वो उस रूम के सामने पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुलने से पहले वांग जी के अंतर मन से एक आवाज़ आती है, क्या कर रहा है वांग जी? अगर तेरी माँ को पता चला तो क्या वो जिंदा रहना चाहेगी ऐसे पैसों से? क्या वो ये जानकर ही नहीं मर जाएगी? वांग जी का दूसरा मन कहता है, क्या सोच रहा है वांग जी?
अपनी माँ को मार डालेगा तू, सिर्फ इसलिए? इतनी इतनी छोटी सी चीज़ तो है। और वैसे भी तू भूल मत, तू एक लड़का है। अगर ऐसा सब कुछ हो भी जाता है तो भी क्या ही अंतर पड़ेगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तू कर सकता है, तू कोई लड़की नहीं है, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल के टाइम पे वन नाइट स्टैंड करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। वांग जी अपने आप को समझा लेता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो उसे पूरे कमरे में एक अलग ही फ्रेग्रेंस महसूस होती है। वांग जी जब अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है डिम लाइट में एक इंसान जो अपने बेड पर बैठा हुआ है, अपने सिर को पकड़कर। ऐसा लगता है उसके ऑरे को देखकर ही कि वो किसी भी पल फट जाएगा और सामने वाले इंसान को मार डालेगा। वांग जी फिर भी अपने आप को संभालता है। उसे कोई नज़ाकत से चलना तो नहीं आता, पर वो कोशिश करता है और उस इंसान के पास जाता है। वो इंसान अपना सर उठाकर वांग जी को देखता है और कहता है, तुम कौन हो? वांग जी कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं जानता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। अगर तुम मुझे पैसे दो तो पैसे दूँ तो तुम अपनी बॉडी सेल कर दोगे। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैसे से ना खरीदी जा सके। विंग जो एक स्मिक करता है और कहता है, तुम बहुत चीप इंसान हो, सच में एक होर की तरह। वांग जी को वो शब्द एक तीर की तरह अपने दिल में चुभ रहे थे, पर फिर वो कहता है, तुम जो चाहे कह सकते हो, पर मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है एकटक अपनी नशीली आंखों से, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टफुल फीलिंग भरी हुई थी, वो उसे देख रहा था। वांग जी जानता है कि अभी वो एक लड़की की तरह है और बाद में ये इंसान उसे नहीं पहचान पाएगा। एक तो इसके ऊपर उस दवाई का असर है, ऊपर से जहाँ तक उसे महसूस हो रहा है कि इसके इतने दूर बैठने से ही इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है और इस कमरे में भी बहुत ज़्यादा नशीली दवाई जैसे कुछ जलाया गया है, जिसकी वजह से वो एरोमा की स्मेल भी दोनों को और ज़्यादा अराउज्ड फील करा रही है। वांग जी समझ गया था रूम में आते ही कि ऐसा ही कुछ है। विंग जो वहाँ बैठा हुआ था वो कहता है, तुम जानते हो मुझे? वांग जी तुरंत कहता है, नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं जानूंगी तो क्या ही करूंगी, मुझे बस पैसे चाहिए, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वांग जी लड़की की तरह बोलता है, पहले वो लड़के की तरह बोल रहा था। विंग अब बस एक स्मिक करता है, अपने पास से वो एक चेक उठाता है, उसमें वो कुछ पैसे लिखता है अमाउंट का और रख देता है और कहता है, जाते हुए इसे लेकर जाना। इसके बाद वो वांग जी को तुरंत ही बेड पर पटक देता है। वांग जी ने देखा इस इंसान को, काफ़ी बार देखा है। ये इंसान उसका इंस्पिरेशन हुआ करता है। हमेशा वांग जी इसकी बातें किया करता है लोगों के साथ में। इसका नाम है वी वुसियान। वी वुसियान जो कि एक एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। वी वुसियान के गाने हर जगह पर मशहूर है। वांग जी को भी उसके गाने बहुत पसंद है। यही एक रीज़न नहीं है विंग के फेमस होने का। वी वुसियान इसीलिए भी फेमस है क्योंकि वी वुसियान के फैमिली बिजनेस की चर्चा हर जगह होती है। उसका फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उसमें बहुत पैसा है, उसके पास इतना पैसा है कि वो रातों रात किसी को गायब करवा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके पास बहुत पावर है। वांग जी लेकिन विंग को सिर्फ उसके गाने की वजह से पसंद करता था और कोई और रीज़न था ही नहीं वांग जी के पास। लेकिन आज उसे अपनी पसंद पर ही घिन आ रही थी। विंग वांग जी की बॉडी को पूरी तरीके से महसूस करता जा रहा था। उसके कपड़ों को उसने निकाल दिया था। विंग जो अभी भी नशे में था, दवाई का असर था और उस कमरे में भी कुछ फैला हुआ था जिसकी वजह से उस पर उस चीज़ का असर हो रहा था। विंग इस वजह से वांग जी की बॉडी को अच्छे से देख नहीं पा रहा था, तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये लड़के की बॉडी है या लड़की की। विंग जो वांग जी को काफ़ी देर तक ऐसे घूरता रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि इसके बूब्स इतने छोटे छोटे कैसे हो सकते हैं। गर्ल्स के तो काफ़ी बड़े होते हैं, पर इस बात पर विंग ने ज़्यादा गौर नहीं किया। बॉडी शेपिंग को उसने उतना महसूस ही नहीं कर पाया और जब जब वांग जी की बॉडी को विंग फील करने की कोशिश करता, उसे वो स्मेल हिट करती जिसकी वजह से वो और मदहोश हो जाता। अब तो ऐसा हो गया था कि विंग को कोई भी मिल जाए वो उसके साथ ही इंटीमेट हो जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। कुछ टाइम बाद उस पूरे रूम में वांग जी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी को कोई अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करते हुए, उसे बहुत घिन आ रही थी खुद से।
पर वो क्या करे, उसे तो करना ही पड़ रहा था। जब वांग जी बुरी तरीके से, एक तरीके से आधा बेहोश होने वाली हालत में था, तब विंग एकदम थक कर गिर जाता है बेड पर। वांग जी यहाँ आया था दोपहर के समय और अभी रात के लगभग 3 बज चुके थे। वांग जी वहाँ से जबरदस्ती अपनी बॉडी को समेटता है और उठता है और वहाँ से अपने साथ में पड़े हुए कपड़ों को भी उठाता है जो कि फट चुके थे। वांग जी जैसे तैसे करके उनको ही पहन लेता है और वहाँ पास में पड़े हुए चेक की तरफ देखता है। उस चेक में काफ़ी बड़ा अमाउंट था, पर वांग जी जिसका बिल्कुल मन नहीं था उस पैसे को इस्तेमाल करने का, पर फिर उसने अपने मन में कहा, क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। इन पैसों की वजह से ही तो मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। एक नाइटमेयर बन गई है ये रात मेरे लिए। विभूषण, तुम मुझे बहुत पसंद थे, तुम मेरे फेवरेट सिंगर थे, पर आज के बाद तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। खैर, गलती तो मेरी है। वांग जी खुद के मन में ही बहुत कुछ बोल देता है। विंग की तरफ बस वो देखे जा रहा था एकटक। कुछ टाइम बाद वांग जी को अपने फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन लेकर आया था, पर उसने विंग से छुपा करके वहीं साइड में छुपा दिया था। वांग जी उसे देखता है, वहाँ पर लिखा हुआ था, हम लोग आ रहे हैं। वांग जी समझ गया। इसके बाद उसने खुद को एक लड़की की तरह तैयार कर लिया और अपने फटे हुए कपड़ों को पहन लिया। अपने फ़ोन को उसने छिपा लिया और उन मैसेजेस को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एकदम से गायब कर दिया। उसे उसका चेक्स वहाँ पर मिल जाएगा, उसके घर पर आएगा चेक। तो वांग जी उस चेक को अपनी बॉडी में अंदर छुपा लेता है और जो लड़के वाले कपड़े थे वो उन्हें पहले से पहन लेता है, अपने विग को लगा लेता है और वहीं बैठ जाता है साइड में अपनी बॉडी को हक करके। कुछ टाइम बाद बाहर से बहुत तेज़ी से नॉक की आवाज़ आने लगती है, पर वांग जी ने नहीं खोलता। उसे पता है कि उसे क्या करना है। वांग जी को तो रोना पहले से ही आ रहा था और उसने अभी के लिए तो अपने सारे आंसू बचा कर रखे थे। जैसे दरवाज़ा टूटता है वैसे ही काफ़ी सारे लोग अंदर आते हैं और उसी वक्त वांग जी फुसक कर रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसे सच में खुद से घिन आ रही है और बहुत बुरा लग रहा है और इसी वजह से वो रोए जा रहा था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो उन दोनों को ऐसे हालत में देख लेते हैं। विंग के फादर जो वहाँ आए हुए थे, साथ में कुछ और लोग भी थे, तो वो उसे देख करके एकदम हैरान हो गए थे और बहुत डिस्गस्टेड भी फील कर रहे थे। उस लड़की को जो कि वांग जी है उसे वहाँ से भेज दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। इसके बदले में वो उसे पैसे दे रहे हैं। उन लोगों ने भी वांग जी को अपने हिसाब से कुछ चेक मनी ऑफर की थी जो वांग जी ने रख ली और कहा कि वो किसी को नहीं बताएगा, पर उसके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है। सभी लोगों से सिंपैथी एकदम देते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वांग जी सोच रहा था, सही है, बेटे की करतूत को बाप भी तो छुपाता है। वहाँ पर वी चांग से था और कांग से सैनरन थी जो कि विंग के मदर एंड फादर हैं। दोनों वहाँ पर थे और वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी थे जो कि वहाँ पर अचानक आ गए थे। वांग जी वहाँ से निकल गया। तुरंत ही वो बाहर निकला वहाँ उस होटल से और निकलने के बाद तुरंत आसपास देखने लगा। कुछ देर चलने के बाद में एक कार उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें वांग जी बिना किसी सवाल जवाब के पीछे का गेट खोलकर बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। कार वहाँ से जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन जिसका चेहरा तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन दिखाई देता है उसकी आंखें, जिन पर एक काला चश्मा है, जो कि अपने उस चश्मे को हल्का सा एडजस्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी हुडी को अपने सर पर डालकर, जिससे कि कोई उसे पहचान ना सके। वो वहाँ से निकल चुका था। इधर कमरे में विंग की जमकर क्लास ली जाती है। उसे पीटता तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, उसके फादर उसे डांटते ज़रूर हैं। जब वो जागेगा तो उसे डांटेंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन विंग उसको वो उठा कर ले जा रहे थे, तभी वो जाग गया था और इसीलिए उसे डांट पड़ी थी। हालांकि विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों डांट रहे हैं। विंग अभी भी आधे नशे में था। उसे वहाँ से सारे गार्ड्स उठाते हैं, कार में डालते हैं और उसे भी वहाँ से ले जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जैसे भी आपको लगा आप बता सकते हैं, और हाँ, गालियाँ देना चाहो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जितनी चाहे।
एक्चुअली क्या करूँ, स्टोरी का प्लॉट लाइन ऐसा लिखना था मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी अब तक शेयर नहीं किया था। और वैसे भी ऑल राइट, चलो तो फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगी। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय स्वीटीज़।